हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो देखिए, एनसीईआरटी जो हम पढ़ रहे थे तो उसमें एनसीईआरटी 11th क्लास की जो है उसमें 11 विषय जो है इसमें चैप्टर हैं। और आज हम 11वां चैप्टर जो है उसे पढ़ेंगे, जो है आधुनिकरण के रास्ते। 10 जो चैप्टर थे उसे मैंने अच्छी तरीके से कंप्लीट करा दिया है। आपने अगर पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जरूर उसे देख लें। तो चलिए बच्चों, आज जो है 11th और ये लास्ट चैप्टर है इस जो है 11th क्लास के वीडियो का। ठीक है। और उसके बाद जो 12th की है, जितनी चैप्टर उसमें बचे हैं वो देखूंगा मैं एक बार, तो उसे मैं अब कराना शुरू करूंगी, उसे कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है। और अगर आपको 9th और 10th की किसी को पढ़नी है तो जरूर कमेंट करिएगा, 9th 10th की भी मैं पढ़ा दूंगी। ठीक है। तो चलिए, आधुनिकरण के रास्ते चैप्टर 11। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो 19वीं सदी की शुरुआत में चीन का पूर्वी एशिया पर क्या था, प्रभुत्व था। 19वीं सदी जब शुरू हुई, ठीक है, लंबी परंपरा के वारिस छिंग राजवंश, कौन सा राजवंश, छिंग राजवंश, सत्ता अछूत जान पड़ती थी। और जबकि सा द्वीप देश जापान, ठीक है, नन्हा सा द्वीप, छोटा सा द्वीप था जापान, अलग थलग पड़ा हुआ प्रतीत होता था। इसके बावजूद कुछ ही दशकों के भीतर चीन अशांति की गिरफ्त में आ गया और औपनिवेशिक चुनौती का सामना नहीं कर पाया। छिंग राजवंश के हाथ से राजनीतिक नियंत्रण धीरे धीरे जाता रहा और वह कारगर सुधार करने में असफल रहा, यानी सही सुधार अच्छी तरीके से नहीं कर पाया, सफल सुधार। और देश क्या हुआ, गृह युद्ध, ठीक है, गृह युद्ध की लपटों में आ गया। और दूसरी ओर जापान एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के निर्माण में, औद्योगिक अर्थतंत्र की रचना में, और यहाँ तक कि ताइवान 1895 तथा कोरिया 1910 को अपने में मिलाते हुए एक औपनिवेशिक साम्राज्य कायम करने में सफल रहा। आपको पता ही होगा जापान की टेक्नोलॉजी जो है कितनी बेहतरीन है। ठीक है। और उसने अपनी संस्कृति और अपने आदर्शों की स्रोत भूमि चीन को 1894 में हराया। 1905 में रूस जैसी यूरोपीय शक्ति को पराजित करने में भी कामयाब रहा। कौन, जापान। चीनियों की प्रतिक्रिया क्या रही, धीमी रही, स्लो रही। उनके सामने कई कठिनाइयां आई। आधुनिक दुनिया का सामना करने के लिए उन्होंने अपनी परंपराओं को पुनः परिभाषित करने का प्रयास किया। साथ ही क्या किया कि अपनी जो राष्ट्र शक्ति थी उसका उन्होंने पुनर्निर्माण करने और पश्चिमी व जापानी नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश, यानी जो पश्चिमी नियंत्रण था उससे भी और जो जापानी नियंत्रण था उससे भी उन्होंने स्वतंत्र होने की, मुक्त होने की कोशिश की। और उन्होंने पाया कि असमानताओं को हटाने और अपने देश के पुनर्निर्माण के दोहरे मकसद को क्रांति के जरिए ही हासिल कर सकते हैं। क्या पाया उन्होंने कि देश के पुनर्निर्माण के लिए जो उनका मकसद है वो क्रांति के जरिए, ठीक है, ही हासिल किया जा सकता है। 1949 में चीनी साम्यवादी पार्टी ने गृह युद्ध में जीत हासिल कर ली। ठीक है, गृह युद्ध जो था उसमें क्या किया, उसमें जीत हासिल कर ली। लेकिन 1970, ठीक है, के दशक में आखिरी तक चीनी नेताओं को लगने लगा कि देश की विचारधारात्मक जो व्यवस्था है उसकी आर्थिक वृद्धि और विकास में क्या कर रही है, बाधा डाल रही है, रुकावट डाल रही है। ठीक है। इस वजह से अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए। ठीक है। इससे पूंजीवाद और मुक्त बाजार की क्या हुई, वापसी हुई। और उसके बाद साम्यवादी दल का राजनीतिक नियंत्रण अब भी क्या रहा, बरकरार रहा। जापान उन्नत औद्योगिक राष्ट्र बन गया, जापान की उन्नति हुई। ठीक है। और उन्नत औद्योगिक राष्ट्र बन गया। लेकिन साम्राज्य की लालसा ने उसे युद्ध में झोंक दिया, यानी उसे साम्राज्य की लालसा थी, अपने आप को बड़ा करने की लालसा थी, इच्छा थी। 1945 में आंग्ल अमेरिकी सैन्य शक्ति के सामने उसे हार माननी पड़ी और अमेरिकी अधिपत्य के साथ अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। ठीक है, अमेरिकी अधिपत्य के साथ अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। और 1970
के दशक तक जापान अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करके एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बनकर उभरा। कब उभरा? 1970 तक। जापान का आधुनिकीकरण का सफर पूंजीवाद के सिद्धांतों पर आधारित था और यह सफर उसने ऐसी दुनिया में तय किया जहां पश्चिमी उपनिवेशवाद का प्रभुत्व था। दूसरे देशों में जापान के विस्तार को पश्चिमी प्रभुत्व का विरोध करने और एशिया को आजाद कराने की मांग के आधार पर उचित ठहराया गया। यानी दूसरे जो देश थे उसमें जापान का विस्तार और जो पश्चिम का प्रभुत्व था उसका विरोध करने और एशिया को आजाद कराने की मांग के आधार पर उचित ठहराया गया। जापान में जिस तेजी से विकास हुआ वह जापानी संस्थाओं और समाज में परंपरा की शुद्धता, उसकी सीखने की जो शक्ति है और राष्ट्रवाद की ताकत जो है उसको दर्शाता है, उसको दिखाता है। चीन और जापान में इतिहास लेखन की लंबी परंपरा रही, क्योंकि इन देशों में यह माना जाता है कि इतिहास शासकों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक का काम करता है। ठीक है, ऐसा समझा जाता है कि अतीत वे मानक पेश करता है जिसके आधार पर शासकों का क्या किया जाता, आकलन किया जा सकता है। इसीलिए शासकों ने अभिलेखों की देखरेख और राजवंशों का इतिहास लिखने के लिए सरकारी विभागों की स्थापना की। सीमा छियन, ठीक है, 145-90 ईसा पूर्व को प्राचीन चीन का महानतम इतिहासकार माना जाता है। जापान में भी चीनी सांस्कृतिक प्रभाव के चलते इतिहास को ऐसा ही महत्व दिया जाने लगा। मेजी सरकार के शुरुआती अधिनियमों में से एक था। ठीक है, मेजी सरकार की शुरुआती अधिनियमों में से एक था और 1969 कब 1969 में एक ब्यूरो की स्थापना, जिसका क्या काम था, अभिलेखों को इकट्ठा करना। इसका एक अन्य उद्देश्य मेजी पुनर्स्थापना के बारे में मेजी विजेताओं के नजरिए से लिखना था, लेखन करना था। लिखित शब्द का बहुत सम्मान था और साहित्यिक कौशल को बहुमूल्य समझा जाता था। ठीक है, इसका नतीजा यह रहा कि भांति भांति के यानी तरह तरह के लिखित स्रोत उपलब्ध हैं। सरकारी इतिहास, विद्वतापूर्ण लेखन, लोकप्रिय जो साहित्य हैं और धार्मिक पर्चे। मुद्रांकन और प्रकाशन पूर्व आधुनिक काल में महत्वपूर्ण क्या थे, उद्योग थे। ठीक है, और यह संभव है कि 18वीं शताब्दी के चीन और जापान की किसी किताब के विवरण का पता लगाया जा सके। आधुनिक विद्वानों ने इस सामग्री का इस्तेमाल नए और भिन्न तरीकों से किया है। ठीक है, आधुनिक विद्वानों ने चीनी बौद्धिकों जैसे लिमांग जो है छिचाओ, ठीक है, क्या नाम है, लिमांग छिचाओ, ठीक है, नाम भी कुछ इनके अलग ही रहते हैं, छिचाओ, या जापान में आधुनिक इतिहास के पथप्रदर्शकों में से एक कुमे कुनिताके। ठीक है, क्या, कुमिताके। ठीक है, ये 1839 से 1931 जैसे बौद्धिकों के काम को आगे बढ़ाया। इसके अलावा इन्होंने पहले के यूरोपीय मुसाफिरों के लेखन, जैसे इटली के मार्को पोलो, आप जानते हैं इटली का मार्को पोलो यात्री आया था। ठीक है, 1254 से 1324 तक था वो, जो चीन में 1274 से 1290 तक रहा, यानी 74 से 90 तक रहा। ठीक है, 74 और 90 यानी 14 साल रहा। चीन में जैसूट पादरी मैटियो रिक्की 1532 से 1610 तक, और जापान में लुइस जैसे बुद्धिजीवियों के काम को भी आगे बढ़ाया है। इन सभी ने इन देशों के बारे में समृद्ध जानकारियां दी है। आधुनिक विश्व को 19वीं सदी के ईसाई मिशनरियों के लेखन से भी फायदे हुए, जिनके काम से इन देशों के बारे में समझ बताने के लिए बहुमूल्य सामग्री मिलती है। अंग्रेजी में चीनी जापानी इतिहास पर परिष्कृत पांडित्यपूर्ण
काम का विशाल भंडार उपलब्ध है। चीनी सभ्यता में विज्ञान के इतिहास पर जोसेफ नीडहम, ठीक है, जोसेफ नीडहम के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य और जापानी इतिहास और संस्कृति पर जॉर्ज सैमसन के कार्य से इनकी शुरुआत हुई थी और हाल के वर्षों में चीनी और जापानी विद्वानों की लिखी चीजें अंग्रेजी में अनुदित हुई। यानी जो चीनी विद्वान थे उन्होंने जो चीजें लिखी मतलब लिखी चीजें उनकी अंग्रेजी में मिली हैं। उनमें से कुछ विद्वान तो विदेशों में ही पढ़ाते हैं और अंग्रेजी में लिखते हैं, ठीक है चीनी, लेकिन वो चीनी और जापानी, लेकिन वो चीजें अंग्रेजी में लिखते हैं और पढ़ाते भी हैं। और 1980 के कई चीनी विद्वान, कब, 1980 की बात, काम करते और जापान में लिखते आए हैं, जापानी में लिखते हैं, यानी जापान में ही काम करते और जापानी में लिखते हैं। और मतलब यह है कि हमारे पास विश्व के कई हिस्सों से आने वाला विद्वतापूर्ण जो लेखन है वो उपलब्ध है, जो हमें इन देशों का अधिक विस्तृत और गहन परिचय कराता है हमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जापान में कुल नाम व्यक्तिगत नाम से पहले लिखा जाता है, यानी जापान में जो कुल का नाम होता है, हमारे यहाँ क्या होता है पहले नाम लिखते हैं फिर कुल का नाम लिखा जाता है, वहां पे व्यक्तिगत नाम से पहले कुल का नाम लिखा जाता है। यानी नाइतो कोनन, ये चीन पर काम करने वाले प्रमुख विद्वान थे जिनके लेखन ने अन्य जापानी लेखकों को क्या किया, उनको प्रभावित किया, इम्प्रेस किया। जापान में चीन का अध्ययन करने की लंबी परंपरा रही है, यानी जापान में चीन का अध्ययन करने की लंबी परंपरा रही है। नाइतो ने अपने काम में पश्चिमी इतिहास लेखन की नई तकनीक तथा अपनी पत्रकारिता के अनुभवों का इस्तेमाल किया। उन्होंने 1907 में क्योटो विश्वविद्यालय में प्राच्य अध्ययन का विभाग बनाने में मदद की। शिनारोन चीन 1914 में उन्होंने तर्क दिया कि गणतांत्रिक सरकार के जरिए चीनी शुंग राजवंश 960 से 1279 के काल से चले आ रहे अभिजात वर्ग के नियंत्रण और केंद्रीय सत्ता को खत्म कर सकते हैं। उनका मानना था कि स्थानीय समाज को पुनर्जीवित करने का यही रास्ता है, ठीक है। क्या कि उन्होंने तर्क दिया कि जो है गणतांत्रिक सरकार के जरिए चीनी जो शुंग राजवंश है, चीनी शुंग राजवंश के काल से चले 960 से 1279, और उनका मानना था कि स्थानीय समाज को पुनर्जीवन देने का यही रास्ता है और सुधार यहीं से शुरू होने चाहिए। और ये चीनी इतिहास में ऐसी क्षमताएं नजर आई जो चीन को आधुनिक और लोकतांत्रिक बना सकती थी। उनके मुताबिक जापान चीन में एक अहम भूमिका निभा सकता था, लेकिन वे चीनी राष्ट्रवाद की शक्ति का सही आकलन नहीं कर पाए, ठीक है। परिचय। चीन और जापान के भौतिक भूगोल में काफी अंतर है। चीन विशालकाय यानी बहुत बड़ा देश है और महाद्वीपीय देश है, जिसमें कई तरह की जलवायु वाले क्षेत्र हैं। मुख्य क्षेत्र में 3 प्रमुख नदियां हैं, पीली नदी, हुआंगहे, याक्सी नदी, छांगजियांग। दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है दुनिया की, ठीक है, दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, यह है छांग जियांग, ठीक है। और पर्ल नदी भी है। देश का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पहाड़ी है। ये है चीन और जापान के भौतिक भूगोल। चीन का ये है कि चीन में महाद्वीपीय देश है जिसमें कई तरह के जलवायु वाले क्षेत्र है। मुख्य क्षेत्र में 3 प्रमुख नदियां हैं, पीली नदी जिसे हुआंगे और यांगसी नदी जिसे छांगसियांग यांगसी नदी है, और तीसरी छांगसियांग दुनिया की सबसे तीसरी लंबी नदी, और पर्ल नदी है। देश का जो है बड़ा हिस्सा जो है वो पहाड़ी एरिया है, ठीक है। रूस आप देख सकते हैं, रूस का क्षेत्र काफी सबसे बड़ा रूस ही है। और फिर देखिए चीन है तो प्रशांत महासागर है, ये जापान है यहाँ पे छोटा सा, ठीक है। और ये सब कोरिया, नागासाकी सागर, शंघाई, चीन, ये सब चीजें हैं, ठीक है। और चलिए, और ये हमारा है यहाँ पे भारत, ये भारत का नक्शा है, ये है चीन, यहाँ पे बॉर्डर भारत का
जाता है। यहाँ पे चीन से सटा हुआ मंगोलिया है। चलिए, हान सबसे प्रमुख जातीय समूह है। कौन सी जातीय समूह? हान। और प्रमुख भाषा है चीनी। इनकी भाषा क्या है? चीनी भाषा। पुतोगोंगवा चीनी। लेकिन कई और राष्ट्रीयताएं हैं, जैसे कि उइघुर, हुई, मांचू और तिब्बती। यानी ये कई भाषाएं हैं, राष्ट्रभाषाएं हैं ये। उइघुर है, हुई है, मांचू है और तिब्बती है। कैटनीज कैटन जुआंगजाओ की बोली वे और संघाई की बोली वो जैसी बोलियों के अलावा कई अल्पसंख्यक भाषाएं भी बोली जाती हैं। ठीक है। चीनी खानों में क्षेत्रीय विविधता की झलक मिलती है और इसमें कम से कम 4 प्रमुख तरह के खाने देखे जा सकते हैं। ठीक है। और सबसे प्रसिद्ध पाक प्रणाली यानी खाना दक्षिणी या कोंटोनी है, जो कैंटन व उसके आंतरिक क्षेत्रों की है। और इसकी प्रसिद्धि इस बात से है कि विदेशों में रहने वाले ज्यादातर चीनी कैंटन फ्रांस से आते हैं। और जाना माना डिम सम, शाब्दिक अर्थ दिल को छू लेने वाला, यहीं का खाना है, जो गुथे हुए आटे को सब्जी आदि भरकर उबालकर बनाए गए व्यंजन जैसा है। और उत्तर में गेहूं मुख्य आहार है, जबकि सेचुआ में प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लाए गए मसाले और रेशम मार्ग के जरिए 15वीं सदी में पुर्तगाल व्यापारियों द्वारा लाई गई मिर्च के चलते खासा झालदार और तीखा खाना मिलता है। जो आप चाउमीन और मोमोज आदि खाते हैं, ये भी चीनी ही है। ठीक है। पूर्वी चीन में चावल और गेहूं दोनों खाए जाते हैं। जो पूर्व का हिस्सा है चीन में, उसमें चावल और गेहूं दोनों ही खाया जाता है। इसके विपरीत जापान एक, हमने अभी चीन के बारे में पढ़ा, अब हम जापान के बारे में पढ़ेंगे। जापान एक भौगोलिक दृश्य हमने चीजें पढ़ी अभी, अब हम जापान के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इसके विपरीत जापान क्या है? एक द्वीप श्रृंखला, यानी ये क्या है? एक द्वीप है जिसमें 4 सबसे बड़े द्वीप हैं। कितने? 4। होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और होकाइदो। ठीक है, मैं यहां लिख देती हूँ। होन्शु, ठीक है, पहला। दूसरा द्वीप है क्यूशु, तीसरा द्वीप है होकाइदो, चौथा द्वीप है ओकिनावा। ठीक है। तो 4 क्या हैं? ये बड़े द्वीप हैं। कहाँ के? जापान के। और ओकिनावा द्वीपों की श्रृंखला सबसे दक्षिण में है। जो ओकिनावा है वो क्या है? दक्षिण में है, लगभग बाहामास वाले ही अक्षांश पर है। और मुख्य द्वीपों की 50% से अधिक जमीन क्या है? उनकी पहाड़ी एरिया है। ठीक है। और जापान बहुत ही सक्रिय भूकंप क्षेत्र, यानी बहुत अधिक वहां पे भूकंप आता है, क्योंकि एक तरीके से ये द्वीप है। और इन भौगोलिक परिस्थितियों ने वहां की वास्तुकला को क्या किया है? प्रभावित किया है। किसे? वास्तुकला को। जापान क्योंकि भूकंपीय क्षेत्र है, अधिकतर जनसंख्या जो है प्रभावित जापानी, लेकिन कुछ आइनू, यानी अधिकतर लोग वहां पे जापानी है, लेकिन कुछ आइनू अल्पसंख्यक और कुछ कोरिया के लोग भी हैं वहां पे, जिन्हें श्रमिक मजदूर के रूप में उस समय जापान पहले लाया गया था। कैसे? श्रमिक मजदूर के रूप में, जब कोरिया जापान का क्या था? उपनिवेश होता था। जापान में पशुपालन की परंपरा नहीं है। ठीक है, ये मेन पॉइंट है, ये सब चीजें ध्यान दें। अगर आप आईएएस और पीसीएस आदि की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चावल बुनियादी फसल है और मछली प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। ठीक है, चावल यहाँ की बुनियादी फसल है और मछली क्या है? यहाँ का प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। कच्ची मछली सासिमी या सुशी अब दुनिया भर में बहुत जो है लोकप्रिय। कौन सी मछली? सासिमी। और दूसरी कौन सी है? सुशी। मछलियों के नाम भी अजीब हैं। अब दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हो गई है, क्योंकि इसे बहुत सेहतमंद माना जाता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है। ठीक है। जापान
राजनीतिक व्यवस्था। तो अब हम यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे और जरूर वीडियो देखें, इंटरेस्टिंग है और आपको काफी इससे जानकारी मिलेगी जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नेट के एग्जाम के लिए, केबीएस का एग्जाम जो हुआ, और आगे एनवीएस के एग्जाम, केवीएस के एग्जाम के लिए, आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए, सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को कर लें अगर आप चैनल पे नए हैं, और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इससे पहले की वीडियो भी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी 12th और 11th दोनों की वीडियो एनसीईआरटी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।